हेलो एवरीबी, ओम शांति। वेलकम टू एनलाइटनिंग विद शिव ज्योति। दोस्तों, अगर कभी आप अपने घर में पौधा लगाते हैं या बीज बोते हैं किसी पौधे का, तो आप उसकी पालना करते हैं, रोज़ उसमें पानी डालते हैं और धीरे धीरे एक दिन उस बीज में से पौधा निकल आता है मिट्टी में से, और फिर उसके बाद वो पौधा बाहर आता है जब, तो उसकी आप और पालना करते हैं और उसे रोज़ पानी डालते हैं, उसे समय समय पे खाद देते हैं, और इसी अपेक्षा के साथ कि एक दिन इसमें से फूल खिलेगा या फल आएगा इसमें, अगर वो पौधा किसी फल या फूल का है तो रोज़ आप उसकी देखभाल करते हैं और पालना करते हैं उसकी। और जिस दिन उसमें कली आती है तो आपको देख के खुशी होती है, और फिर जब फूल खिलता है तो और भी खुशी होती है। तो दोस्तों, आप इसी अपेक्षा के साथ उस पौधे की पालना करते हैं ना कि एक दिन इसमें से फूल खिलेगा। तो कभी आप ये सोचते हैं दोस्तों, आपका ध्यान भी नहीं जाता होगा ना कि अगर ये जो पौधा है वो गुलाब के फूल का है, तो इसमें से मैं मोगरे का फूल खिला दूँ। कभी ये ख्याल भी आपके दिमाग में आता है? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो पौधा है वो गुलाब के फूल का है, तो उसमें से गुलाब ही निकलेगा। तो आप इस अपेक्षा के साथ उसकी पालना नहीं करते हैं कि इसमें से मैं मोगरे का फूल खिला दूँ। तो ये बात है दोस्तों, लेकिन यही गलती हम अपने बच्चों के साथ अक्सर कर देते हैं। कैसे? आइए सुनते हैं। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की। तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग विषय ये है कि हमें बच्चों को एज अ सोल देखना है, ना कि हमारा बच्चा। तो जैसे हम पहले भी बात करते हैं, हम आत्मा के बारे में जानते हैं, तो एवरी सोल इज़ एन इंडिविजुअल सोल। तो हमारा जो बच्चा है वो भी एक इंडिविजुअल सोल है, उसकी अपनी इंटरेस्ट है, उसके अपने स्पेशलिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, और उन्हीं के साथ हमें उसकी पालना करनी चाहिए, उन्हीं को निखारने के लिए। लेकिन अक्सर हम क्या गलती कर देते हैं दोस्तों कि दूसरों की देखा देखी हम सोचते हैं कि अगर किसी और का बच्चा स्विमिंग बहुत अच्छा करता है तो आपके मन में जाने अनजाने ये बात आ जाती है कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही स्विमिंग करे, और हम कोशिश करने लगते हैं उसे स्विमिंग सिखाने की। तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो हाँ, लेकिन हम उसी में लगे रहते हैं। तो जबकि उस बच्चे का इंटरेस्ट है गाना गाने में, उसके संगीत की बहुत अच्छी पहचान है, या संगीत उसे गॉड गिफ्टेड है, उसकी स्पेशलिटी है, विशेषता है। तो बजाय उसकी संगीत की विशेषता को निखारने के हम क्या करते हैं, किसी और के बच्चे को देखकर हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा भी स्विमिंग एक्सपर्ट बन जाए। तो यही बात है दोस्तों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब भी हम अपने बच्चों को देखें तो हर एक बच्चा एक अलग अलग फूल है, उसकी अपनी अलग खुशबू है। जैसे कि मोगरे की खुशबू अलग है, गुलाब की खुशबू अलग है, और जूही की खुशबू अलग है। तो इस तरह अनेक प्रकार के फूल बगीचे में होते हैं, और सबकी खुशबू अलग होती है दोस्तों। हर एक का रूप रंग अलग होता है, और खुशबू मतलब विशेषता की बात मैं कर रही हूँ। तो हर एक की विशेषता अलग होती है, उसकी अपनी सुगंध होती है। लेकिन दोस्तों, हर फूल हमें अच्छा ही लगता है ना, सुगंधित ही लगता है, सुंदर ही लगता है। तो क्या ऐसा होता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि गुलाब का फूल मोगरे से ज़्यादा अच्छी सुगंध देता है, या मोगरे का फूल गुलाब से ज़्यादा अच्छी सुगंध देता है? नहीं, वो पर्सनल हमारी लाइकिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुगंध दोनों की ही अच्छी होती है, और अपनी अपनी दोनों की अलग सुगंध है, और दोनों बहुत ही सुंदर हैं। तो ऐसे ही हमारे बच्चे हैं दोस्तों, हम उनका कंपैरिजन ना करें। हर एक बच्चा एक अलग फूल है, उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, अपनी सुगंध है। तो उसे अपनी सुगंध के साथ निखरने दीजिए, खुलने दीजिए, खेलने दीजिए। तो उसकी विशेषताओं को आप निखारिए, जो उसकी विशेषता है उसको पहचान करके। तो ये एक बात हो गई दोस्तों कि हर एक आत्मा जो है वो इंडिविजुअल है, और उसे अपने आप निखरने का मौका दीजिए, उसके ऊपर अपनी इच्छाएं आप मत ला दिए। तो एक तो ये हो गया कि आप अपने बच्चे को समझें कि वो आपका बच्चा है, मतलब ही और शी डज नॉट बिलोंग्स टू यू, इज जस्ट कनेक्टेड विथ यू। ओके, तो वो एक सोल है।
और उसे निखरने दीजिए, उसे बस सहकार्य कीजिए, उसे जो ज़रूरत पड़ती है उसमें उसका सहयोग दीजिए और उसकी हेल्प करिए, उसकी इच्छाओं को जानिए, उसकी विशेषताओं को जानिए और फिर उसे बड़ा कीजिए। लेकिन एक गुलाब के फूल से आपका बच्चा गुलाब का फूल नहीं है तो और मोगरे का फूल है तो उसे आप मोगरे की ही खुशबू एक्सपेक्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि वो गुलाब जैसा दिखने लगेगा या फिर गुलाब की खुशबू वो देगा, है ना। तो वो अलग है और उसकी अपनी सुगंध है और वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो ये एक बात हो गई दोस्तों। दूसरी बात, हम ये गलती करते हैं बच्चों को समझने में कि कभी कभी हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो कोई चीज़ सीख जाए या वो कोई चीज़ कर ले। जैसे फिर से मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो स्विमिंग सीख जाए, है ना। आपने कई जगह से ये बातें सुनी हैं कि अगर जल्दी बचपन में हम स्विमिंग जल्दी सिखाना शुरू करते हैं, जैसे कि 2-3 साल की उम्र में, तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। ये आपने सुना है, ठीक है, ये इट्स ओके कि सही भी होगा। लेकिन दोस्तों अब हमें स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करनी है, क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हैं मेरे, तो हम आत्मा परमात्मा के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मा की बात आती है तो आत्मा के अपने एक्सपीरियंस होते हैं हर एक जन्म के अलग अलग, और उसी हिसाब से उसके यहाँ रिकॉर्डिंग हुई होती है ना। उसी हिसाब से उसका बिहेवियर, उसका नेचर बनता है। तो और आप हर एक चीज़ को नहीं जानते हैं, है ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल देखिए दोस्तों कि हम अपने बच्चे को, मैं स्विमिंग सिखाना चाहती हूँ, राइट, और मैं उसे स्विमिंग क्लास के लिए ले जाती हूँ। ये एक एग्जांपल है। तो मैं चाहती हूँ कि वो पानी में छलांग लगाए और 1 हफ्ते के अंदर वो स्विमिंग सीख जाए। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि बचपन में लोग जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से पानी में कूदे और ट्रेनर उसे ट्रेनिंग दे, और जैसे कि मैंने औरों से सुना है तो 15 दिन में वो स्विमिंग सीख जाए। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब मैं अपने बच्चे को स्विमिंग क्लास के लिए ले जा रही हूँ और ट्रेनर उससे कहता है, मैं उससे कहती हूँ कि वो पानी में कूदे और स्विमिंग करे, खेले पानी में, तो वो पानी में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप उसे ढकेल रहे हैं, वो डर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं वो करने लगेगा, ओके। तो काफ़ी कोशिश करते हैं आप, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन वो पानी से बहुत डरता है। पानी में गिरने के नाम से या पानी में कूदने के नाम से वो उसके लिए तैयार ही नहीं होता है। और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं जाता है। और ऐसे वो डरपोक नहीं है, लेकिन पानी का उसे डर है। तो दोस्तों बहुत संजीदा बात है, ये समझने की कोशिश करिए। अब हमें मैच्योर होना है धीरे धीरे, जब हम समझते हैं अब ये बातें। तो दोस्तों हो सकता है कि वो जो आत्मा है ना, ये गंभीर बात है, आप ध्यान से सुनिए, कि वो जो आत्मा है, हो सकता है कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु पानी में गिरने से या डूबने से हो गई होगी। पॉसिबल है ना। हाँ, तो हो सकता है पिछले जन्म में उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है, और इसीलिए डूबते समय, मरते समय, जब उसने उस समय शरीर छोड़ा होगा उस जन्म में, तो वो पानी का भय उसके आत्मा में रिकॉर्ड हो चुका है। और उसी भय के साथ जब उसने शरीर छोड़ा और फिर नया जन्म लिया, तो वो भय वहाँ रिकॉर्डेड है ना। तो इसीलिए वो पानी से बहुत डरता है और पानी में कूदने का, जाने का नाम ही नहीं लेता, और हम ज़बरदस्ती उसे ढकेल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हम उस भय को और भी बढ़ा रहे हैं और पक्का कर रहे हैं उसकी आत्मा पे, उस रिकॉर्डिंग को। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे ये नहीं कहना है कि आप उसे स्विमिंग मत सिखाइए या आप उसे छोड़ दीजिए स्विमिंग सिखाना, लेकिन दोस्तों हाँ, आप उसे फोर्स मत कीजिए। धीरे धीरे उस आत्मा में से वो भय आपको निकालना है ना। तो उसके कई अलग तरीके हो सकते हैं, ना कि ये सोच के कि नहीं मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, मैं उसे ढकेल दूंगी, आज नहीं कल नहीं, तीसरे दिन उसके मन का भय निकल जाएगा। ऐसा आप सोचते हैं ना आजकल की दुनिया के हिसाब से कि वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट, लेकिन होगा क्या दोस्तों, उल्टा हो जाएगा एक्चुअली। उस आत्मा के अंदर वो डर और बढ़ जाएगा। हो सकता है उसको शौक लग सके उस बात से, ढकेलने से या ऐसा कुछ करने से। तो अपने बच्चों को समझिए अब स्पिरिचुअली मतलब आत्मा के हिसाब से उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो ये भय उसके अंदर है और वो भय आपको अब धीरे धीरे निकालना है।
तो आप उसे समझाइए, आप उससे पूछिए, बात करिए। और अगर वो कहता है कि मुझे अभी नहीं सीखना है, मुझे डर लगता है पानी से, तो इट्स ओके, गिव हिम टाइम। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, सीख जाएगा। और पूरी ज़िंदगी मतलब बड़प्पन में उसे नहीं सीखना है, लेकिन हाँ, अगर आप 2 साल से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स ओके, वो चौथे साल में सीख जाएगा। हो सकता है धीरे धीरे वो जो भय उसके मन में अभी भी है पिछले जन्म का, तो वो धीरे धीरे समय के साथ में अपने आप वो भूल जाएगा। वो रिकॉर्डिंग जो है वो धुंधली हो जाएगी, और 5वें साल में आप देखेंगे कि अचानक से वो स्विमिंग सीख गया, पानी में कूद पड़ा खुद ही, उसे मज़ा आने लगा और 15 दिन में वो स्विमिंग सीख गया। लेकिन गलती हम कहाँ करते हैं दोस्तों? जल्दबाजी करके, बातों को, चीज़ों को ना समझते हुए उस पर रिएक्ट करते हुए। तो अगर 2 साल में आप ज़बरदस्ती उससे वो काम कराने की कोशिश करेंगे, तो वो भय की जो रिकॉर्डिंग यहाँ हुई है उसमें, तो वो निकलने की बजाय और पक्की हो जाएगी, और वो उम्र भर के लिए वैसी ही रह जाएगी, है ना। तो ये एक बात है। और तीसरी बात दोस्तों, कि कोई भी जो आत्मा नया जन्म लेती है, तो उसके पुराने जन्मों के संस्कार उसमें होते हैं शुरू में, क्योंकि वो यादें धुंधली नहीं हुई हैं अभी, नए जन्म के संस्कार उसके अंदर आने के हैं, तो वो संस्कार उसमें रहते हैं, है ना। तो जब भी आपका बच्चा, कभी छोटे बच्चे जैसे होते हैं, तो घर में वो चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, परेशान करते हैं आपको, तो आप उन्हें कभी कभी गुस्से में आकर के, स्वाभाविक है, लेकिन अब इसे समझने की कोशिश करिए कि आप गुस्से में आ जाते हैं और उसे उल्टे सीधे शब्द कह देते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं ना, मूर्ख है इसका तू, बेवकूफ़ है क्या, क्या कर रहे हो तुम। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गलती से भी मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि उस आत्मा में, नई नई आत्मा में, इस जन्म में, नए जन्म में उस पर रिकॉर्डिंग हो रही है। और पहले 7 सालों तक, पहले 7 ईयर्स तक, ये मेडिकल ने भी प्रूव किया है, मेडिकल रिसर्च ने भी, कि पहले 7 सालों तक बच्चों में हम जो हैबिट्स डालते हैं और उनके मन में जो डालते हैं, वो चीज़ें वहाँ घर कर जाती हैं। तो आप उसे ऐसा कुछ कहते हैं, अगर तू बेवकूफ़ है क्या, या मूर्ख है इसका, तुला समझत नहीं का तो क्या होता है दोस्तों कि वो चीज़ें उनके मन में घर करती जाती हैं, और आपको अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो गिरा देते हैं। तो पहले 7 सालों तक आपको बच्चों के साथ में बहुत बहुत समझदारी से काम लेना है। और इसी तरीके से दोस्तों, जब आप उसे कुछ कहते हैं, है ना, कुछ कहते हैं, तो उसे लगता है कि यही सही है, क्योंकि वो नया है, उसे अभी वो संस्कार धारण कर रहा है, तो उसे लगता है कि यही सही है, और वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाता है, और उसी तरीके से उसके विचार बनते हैं दोस्तों, पहले 7 सालों तक, है ना। तो इसीलिए इस तरीके से आप कोई भी बात उससे नहीं कहनी है। और एक बात है दोस्तों, जो हम जाने अनजाने कहते हैं, जनरली पेरेंट्स, मम्मी या पापा, की जनरली मम्मी कहती हैं, तो क्या करते हैं, जब हमें उन्हें कुछ खाना खिलाना हो या फिर उनसे कोई काम कराना हो दोस्तों, तो क्या कहते हैं कि खा लो, नहीं तो भूत आ जाएगा, बाऊ आ जाएगा तो ऐसा करके हम उन्हें खिलाते हैं दोस्तों। तो सोचिए कि आजकल की जो जनरेशन है, पेरेंट्स, बच्चे जो हैं, वो थोड़े से दब्बू कभी हो रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल कम है, या उतने ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि पहले ज़माने के लोग थे, या जैसे हमारा बचपन था, हम थे। तो क्यों? क्योंकि ये इस तरह की बातें, जैसे बचपन में, हमारे बचपन में हम कहानियाँ सुनाते थे, हमें परियों की कहानियाँ मम्मी पापा खाना खिलाते समय या बताते थे, ऐसा कुछ च्यू काऊ करके। तो ऐसे करना चाहिए दोस्तों, लेकिन कभी कोई काम निकलवाने के लिए, या कोई बात मनवाने के लिए, जब भी आप उनसे कहते हैं कि खा लो, नहीं तो बुआ आ जाएगा, या फिर ऐसा करो, नहीं तो वो तुम्हें ले जाएगा, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, वो तुम्हें ले जाएगा। तो आप पेरेंट हैं, आपको उन्हें सिक्योर फील कराना है, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसे इनसिक्योर फील करा रहे हैं। तो आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी ये है पेरेंट होने के नाते, कि आप उसे सिक्योर फील कराएं कि यस आई एम देयर, नोबडी इज़ गोइंग टू हार्म यू, बट व्हाट आर यू डूइंग, यू आर टेलिंग देम दैट कि आपके होते हुए भी कोई तुम्हें ले जाएगा। तो ये दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कि ये गलत है, इस तरीके की पालना सही नहीं है, हमें उन्हें बातें समझानी है। और मेरी बात मानिए दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने ये किया हुआ है कि जब हम बच्चों को स्ट्रेट अवे कोई बातें समझाते हैं बचपन में, तो वो बातें समझते हैं जल्दी,
प्यार से समझाइए उन्हें, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। तो थोड़ी झुंझलाहट होती है तो थोड़ी देर के लिए उनको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप उनसे ये मत कहिए कि कोई तुम्हें ले जाएगा या फिर वो तुम्हें खा जाएगा, या अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मैं बाथरूम में बंद कर दूंगा। तो इस तरीके की पालना बिल्कुल अपने बच्चों को मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे उनके मन में इनसिक्योरिटी आएगी और उनका जो इमोशनल कोशेंट है, EQ जिसे हम कहते हैं, वो लो होता जाएगा। तो आई होप कि आपको इमोशनल कोशेंट के बारे में पता है कि इमोशनल कोशेंट ये होता है दोस्तों कि वो भी 7 ईयर्स तक डेवलप होता है बच्चों में। तो जिस तरीके की पालना उन्हें मिलती है उस हिसाब से, तो अगर इमोशनल कोशेंट हाई है, मतलब आप अपने बच्चे को सिक्योर फील कराते हैं, उसे स्ट्रेंथ देते हैं अपनी तरफ से, तो उनका EQ हाई रहता है, बढ़ता है। तो EQ मतलब आगे चल के वो विपरीत परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करता है बड़ा होने के बाद या मैच्योर होने के बाद में एक आदमी। जैसे हम देखते हैं बड़े लोग किसी एक ही परिस्थिति में 2-3 आदमी अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं बड़े लोग, कि कोई तो जल्दी डर जाता है, घबरा जाता है, कोई स्ट्रांग रहता है और कोई किसी के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इमोशनल कोशेंट पे बेस्ड होता है। तो अगर एक बच्चे की पालना सही ढंग से हुई है पहले सालों में 7 साल तक या इस तरीके से, तो उसका इमोशनल कोशेंट दोस्तों हाई रहता है। तो वो जल्दी डगमगाता नहीं है विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है, उसको डराया धमकाया नहीं गया है, वो भय वाली रिकॉर्डिंग यहाँ पे उसके नहीं की गई है, संस्कार उसके अंदर वैसे नहीं डाले गए। लेकिन आपको उन्हें स्ट्रेंथ देनी है, उन्हें बताना है कि हाँ मैं हूँ, कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं हो रहा है तो बाद में कर लेंगे हम, ये चीज़ तुमसे नहीं हो रही तो इट्स ओके, हम बाद में करेंगे। और इस तरीके की बातें आप उनसे कहिए। और क्या करते हैं दोस्तों हम कि जब कोई हमारे घर आता है और हमारे बच्चा बहुत अच्छी कहानी सुनाता है, छोटा बच्चा होता है एकदम, बहुत अच्छी कहानी सुनाता है, आप जानते हैं कि उसे ये कहानी बड़े प्यार से बड़े मज़े से सुनाता है वो, तो आप क्या कहते हैं कि कोई बाहर से आता है आपका संबंधी या जान पहचान वाला, तो आप उसे बड़े प्यार से बुलाते हैं अपने बच्चे को और कहते हैं कि अंकल को ये बोल के बताओ तुम्हारी वो पोएम या तुम्हारी वो कहानी। एंड फ्रेंड्स, एग्जैक्टली at that time he is not in a mood, the child is not in a mood, he is a child, he is not a performer, please try and understand। वो परफॉर्मर नहीं है, आपको उसकी नुमाइश नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं आपको कुछ भी दिखाना नहीं है किसी को, अगर हाँ वो कहानी बहुत अच्छे ढंग से कह पाता है, उसे समझ में आती है, उसे मज़ा आता है, तो उसे खुद मज़ा लेने दीजिए उस बात का। हाँ, आप बुलाइए और अगर वो सुना देता है तो इट्स वेल एंड गुड, इट्स ओके। बट हम क्या करते हैं, उसे प्रेशराइज करते हैं, सांग बरो, बताओ सुनाओ, नहीं तो फिर ऐसे अंकल तुम्हें डांटेंगे या फिर अंकल बोलेंगे कि कैसा बच्चा है, इसे तो इतना भी नहीं आता, ऐसा हम उसे बोलते हैं वहाँ सामने उनके। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड हिज मेंटल स्टेटस, कि वो कैसा फील करता होगा उस समय, वो छोटा सा बच्चा। तो लेकिन हमें क्या होता है, हमें अपने बच्चे की नुमाइश करनी होती है कि वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा परफॉर्मर नहीं है, वो बच्चा है आपका, छोटा बच्चा है। तो आप उसे ऐसा मत बोलिए कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो अंकल आपसे गुस्सा हो जाएंगे, या ऐसा करते हैं दोस्तों हम, ऐसा मैंने देखा है। तो ऐसा मत बोलिए उसको, सुना देता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं सुनाता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है चलो, वो उसे भेज दीजिए, आप वापस खेलने दीजिए अपना। तो इस तरीके का प्रेशर उसके ऊपर मत डालिए। और एक बात दोस्तों, हम क्या करते हैं कि कहीं हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, ओके, किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ कुछ गेम हो रहा है और 2-3 बच्चे हैं, तो लेडीज़ हैं या फिर जो भी हैं, तो वहाँ पे अगर बच्चे खेल रहे हैं तो वो गेम एक खिला रहे हैं, अगर 5-6 बच्चे हैं उनको या जो भी और भी बच्चे हैं, तो क्या होता है कि हम वहाँ लेडीज़, हम मम्मी भी सब वहाँ खड़ी होती हैं और क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अरे सोनू, मतलब कि प्रिया के बच्चे ने तो ये गेम इतनी बार जीता, इतने अच्छे से खेला, राइट, अब आपके बच्चे का नंबर आया, अब आपके बच्चे का नंबर आया, उसको उस खेल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ही इज़ नॉट सोनू, प्रिया का बच्चा नहीं है वो आपका बच्चा है, तो वो सोनू नहीं है, वो मोनू है, उसका इंटरेस्ट कुछ और है, उसकी स्पेशलिटी कुछ और है, वो किसी और काम में अच्छा है, वो बॉल उस बास्केट में डालना इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी, उसे नहीं पसंद है, वो नहीं खेलना चाहता है, या फिर उसका उतना अच्छा नहीं है वो थ्रो जो है,
तो क्या होता है कि सोनू ने डाले 10 बॉल और आपका बच्चा 2 या 3 बॉल डाल पा रहा है, उसके बाद नहीं डाल पाया, तो फिर आप उसे बाजू में ले जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुझे इतना भी नहीं करते आया, वो सोनू को देखा नहीं तुमने कितने अच्छे से डाल रहा था वो, तुला तसं नाही खेळता येत का असं कसं करतोस तू वगैरह, उसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, डांट देते हैं। तो समझिए दोस्तों कि एक्चुअली इस समय पे हमें अपनी भावनाओं को समझना है, उसको कंट्रोल करना है, हमें हमारे लिए नहीं करना है, हमें उस बच्चे के हिसाब से सोचना है। भैया पेरेंट, हम पेरेंट हैं तो हमें पालना करनी है उसकी, हमें बस उसे वो आया है दुनिया में और हमें उसे यूज़ नहीं करना है, हमें उसका दिखावा नहीं करना है, हमें उसकी पालना करनी है, हमें उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, एक मजबूत इंसान बनाना है। और इस तरीके की पालना से क्या होगा, उस सोल के अंदर क्या रिकॉर्डिंग होगी कि मेरी मम्मी ही मुझे प्यार नहीं करती, या मेरी मम्मी ही मुझे लायक नहीं समझती हैं, या मेरे पापा ही सोचते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, ऐसा उसे लगेगा ना दोस्तों। तो वो क्या विचार करेगा, क्या सोचेगा। तो आपको अपने बच्चों की सही रूप में अच्छे तरीके से पालना करनी है दोस्तों, उन्हें बहुत मजबूत बनाना है, एक नई पीढ़ी, एक अच्छी सोच वाली नई पीढ़ी तैयार करनी है। इसी तरीके से हम अपने बच्चे को ये तो सिखाते हैं दोस्तों कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन क्या हम अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि कैसे सोचना चाहिए। सोच सबसे बड़ी चीज़ है। क्या सोचता है वो बच्चा, उसी सोच के साथ वो बड़ा होता है, वही सोच उसके घर में, उसके मन में घर कर जाती है। तो किस तरीके से सोचना चाहिए ये हमें उसे सिखाना है। तो जैसे कि कोई बच्चे हैं, उसके बारे में कहीं उसका किसी से झगड़ा हो गया, वो आके बताता है कि उसने ऐसा किया वैसा किया, तो आपको उससे ये नहीं कहना है दोस्तों का कि हाँ वो ऐसा ही है, वो तो बहुत बुरा है, उसकी माँ भी वैसी ही है और इसलिए वो भी वैसा करता है। तो आपको उन्हें ये सब नहीं बोलना है। आपको अगर वो कुछ किसी की शिकायत करता है, कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको उसे ये सिखाना है कि तुम्हें कैसे सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है उसने ऐसा किया, तो आप वो परिस्थिति उसको समझाइए कि उसने ऐसा किया तो उसके हिसाब से किया, उसकी सोच वैसी है इसलिए उसने ऐसा किया, लेकिन तुम्हारी सोच सही है तो तुम उसको सही तरीके से सोचो, लेट इट गो। उसे बोलो कि जाने दो, कोई बात नहीं, अगर हो सके तो तुम उससे बात करना, उसे समझाना, उसके साथ क्लियर करना अपनी बात। लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है अब अगली बार से उसके पास खेलने मत जाना, बात मत करना उससे। तो हम उसे क्या सिखा रहे हैं बच्चे को अपने कि छोड़, मतलब इस तरीके से हैंडल करने के लिए सिखा रहे हैं हम परिस्थिति। तो नहीं दोस्तों, आप उन्हें टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उन्हें समझिए, उनके अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट कीजिए, उन्हें मजबूत बनाइए, उनकी प्रदर्शनी मत कीजिए, उन्हें बढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें खिलने का मौका दीजिए। आप समझिए कि एक कली आई है पौधे में और कली को फूल बनने में टाइम लगता है दोस्तों, हर कली अपना टाइम लेती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस कली को खींच खींच के अगर फूल बनाने की हम कोशिश करेंगे तो सोचिए उस कली का क्या होगा, वो ठीक तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ रूप से खिल नहीं पाएगी, मुरझा जाएगी दूसरे तीसरे। और यही हम अपने बच्चों के साथ जाने अनजाने करते हैं ना दोस्तों, कर रहे हैं। तो ये है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, मतलब उस आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार में किसी को पसंद नहीं करते हैं, और जब हमारा बच्चा उस आत्मा की तरफ, उस पर्सन की तरफ आकर्षित होता है, या उससे आपके बच्चे को वो पर्सन पसंद आता है, तो ये भी देखा है मैंने कि लोग कहते हैं कि मतलब अपनी भड़ास जो है कि आपको वो पसंद नहीं है, इसलिए आप बच्चे को भी कहते हैं कि आप उसके पास मत जाओ, उससे बात मत करो, जबकि आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है, उस बच्चे का भी रिश्तेदार है। तो उनके अपने संबंध, कर्म संबंध अलग होंगे, है ना, जिससे कि उस आत्मा और आपके बच्चे के बीच में अच्छा संबंध क्रिएट हो सकता है। तो लेट इट ग्रो, लेट इट ग्रो। आपके बच्चे को अपने संबंध बनाने दीजिए। हाँ, कहीं कोई उसे गलत चीज़ें सिखा रहा है, उसका नुकसान कर रहा है, तो ठीक है, फिर आप उसे समझाइए कि ये गलत है, ये मत फॉलो करो तुम,
किसी का कहना इस तरीके से। लेकिन अगर सामने वाला उसके साथ आपकी नहीं बनती है, लेकिन वो वैसे अच्छा है, वो कुछ गलत बातें नहीं सिखा रहा है आपके बच्चे को, और आपके बच्चे की उसके साथ अच्छी बन रही है, तो आप उसे खेलने, अपने रिश्ते बनाने दीजिए, अपने रिश्ते बनाने दीजिए। तो हो सकता है कि वो बच्चा उस पर्सन से कोई बहुत अच्छी बात सीख ले, है ना। तो उन्हें अपने रिश्ते बनाने दीजिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, अपने बच्चों को खिलने दीजिए, उन्हें संवारिए। और उनके लिए एक बात और कहूँगी दोस्तों कि इन्वेस्ट इन योर किड्स, इन्वेस्ट इन योर किड्स। डोंट मीन्स आप अपने बच्चों के लिए पैसे जमा मत करिए, जमा करिए मतलब जमा मत करिए मतलब बहुत सारा पैसा आपने जमा करके रखा है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसे कुछ कमाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको किसी कुछ काम करने की ज़रूरत ना पड़े और उसे ये पैसा काम में आए। लेकिन आप उसके पालन पोषण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो गलत चीज़ें सीख रहा है, वो पैसों का महत्व नहीं जान रहा है, वो गलत तरीके से बड़ा हो रहा है, और आप सिर्फ उसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों, बड़े होने के बाद कितने दिन वो पैसा उसके काम में आएगा, क्योंकि उसे सही तरीके से यही नहीं पता कि उस पैसे का यूज़ कैसे किया जाता है। उसने कुछ नई बातें सीखी नहीं, उसने पढ़ाई अपनी पूरी नहीं की, तो इन सब बातों से आपको परेशानी होगी बाद में। तो rather than saving money for your kids, invest money in your kids. Invest means आप उसे कोई अच्छी क्लास लगाइए, आप उसे कुछ नया सिखाइए, अच्छी बातें सिखाइए, उन्हें समझाइए ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो इन्वेस्ट करिए उनके अंदर। तो पैसे का यूज़ करिए, मतलब जैसे आप क्लास लगाएंगे तो वहाँ आप पैसा देंगे, तो यू हैव इन्वेस्टेड। वो एक कला आपकी बच्चा सीखेगा जो कि आगे उसको हो सकता है कि स्ट्रेस को हैंडल करने में काम में आए, है ना। जैसे अगर सिंगिंग सीख रहा है, आपने इन्वेस्ट किया, पैसे दिए और उसे सिंगिंग सिखाया एक प्रॉपर तरीके से, तो हो सकता है सिंगिंग या फिर ये जो कलाएं होती है, रचनात्मक चीज़ें जो कलाएं होती हैं, वो हमें स्ट्रेस हैंडल करने के काम में आती हैं आगे चल के। तो इसी तरीके से आप उसकी पढ़ाई पे खर्चा कीजिए, तो आप उसे अच्छे स्कूल में डालिए। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छी बात है। अच्छे स्कूल में मतलब यथार्थ रूप से अच्छे स्कूल में, सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नाम हो, बट अच्छे स्कूल में आप उसको डालेंगे, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो यू आर इन्वेस्टिंग मनी, तो ही इज़ गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन। तो एजुकेशन दीजिए, इन्वेस्ट करिए उनमें, उन्हें बुक्स ला के दीजिए, उन्हें गेम्स ला के दीजिए, उन्हें खिलाइए, अच्छे से बड़ा कीजिए, तो वो एक पूर्ण मनुष्य, अच्छा इंसान, प्रॉपर इंसान, बड़ा इंसान बनेगा और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से वो हैंडल कर पाएगा। और अगर ये सब बातें हम उनके मन में डालते रहेंगे, जो बातें हमने अभी डिस्कस की है, तो उस आत्मा के अंदर डर, चिंता, भय, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसा करके। तो ऐसा मत करिए, उन्हें सपोर्ट दीजिए, उन्हें संबल, बहुत मज़बूत अपना सपोर्ट दीजिए आप, या उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उन्हें समय दीजिए, और इस तरीके से उस आत्मा की आप पालना कीजिए कि वो आत्मा अपने पुराने गलत संस्कारों को भी मिटा दे और नए संस्कार रिकॉर्ड करे। वो बच्चा जो पिछले जन्म में पानी में गिरने से मृत्यु हो गई थी उसकी, इसकी वजह से पानी से डरता था, वो बड़ा होकर के बहुत बड़ा स्विमर बने, इंटरनेशनल लेवल का। ऐसा भी हो सकता है, बशर्ते कि आप उसको अच्छे से उसके संस्कार जो है उनकी धारणा करवाएं। तो समझें कि किसी भी आत्मा को स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करना है तो आप समझिए अपने बच्चे को कि वो आत्मा है, एक अलग आत्मा है वो, और उस तरीके से उन्हें समझिए कि जब भी अपने बच्चे का कोई बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा या गलत लग रहा है, तो वो वैसा क्यों कर रहा है, उसे वैसा करने से हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे वो और अच्छे तरीके से बिहेव कर सकता है। एक आत्मा के तौर पे सोचिए, उसका रीज़न जानने की कोशिश कीजिए और उसको धीरे धीरे हटाइए, प्रोसेस वाइज, प्रॉपरली। एंड व्हाट इज़ दैट प्रोसेस, एवरीबडी नोज, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टीच। हम सब समझते हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं आजकल, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं। तो ये सब कैसे करना है ये आप जानते हैं दोस्तों, बट ये है कि ऐसा करना पड़ेगा आपको, है ना। तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कीजिए आज से शुरुआत अपनी। तो ये था आज का मदर्स डे का गिफ्ट मेरी तरफ से आप सब मदर्स के लिए, रादर पेरेंट्स के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि कुछ नई सोच आपको मिली होगी दोस्तों। और हर माता पिता अपने आप में संपूर्ण होता है, लेकिन डेफिनेटली
हमें अगर कुछ इनसाइट्स मिलते हैं कहीं से तो हमें उसे अमल में ज़रूर लाना चाहिए। तो जाते जाते एक बात कहूँगी दोस्तों, जो मेरे चाचा जी ने मुझसे कही थी, जो कि एक बहुत बड़े पीडियाट्रिशियन हैं। तो जब मैं मेरी बच्ची हुई थी और उसके बाद जब मैं अपनी ज्वाइन करने जा रही थी जॉब फिर से आफ्टर माय मैटरनिटी लीव, तो बच्चे को मैं छोड़ के फिर ज्वाइन करने जा रही थी। तो मैंने अपने चाचा जी से पूछा कि मैं जाऊंगी तो कैसे जाऊं, मतलब उसे पहली बार घर अकेला छोड़ के जा रही हूँ मैं, तो किस तरीके से जाऊं, कैसे। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी दोस्तों, वो मैंने अप्लाई की और मुझे उसका बहुत अच्छा फल भी मिला। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जाते समय कभी भी छोटे बच्चों से आप छुप के मत जाना, है ना। तो छुप के मत जाना कि आप इस बच्ची को अंदर ले जाओ और फिर मैं जॉब के लिए निकल जाऊंगी। वो बच्चा छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, तो अचानक से अपनी माँ को देखेगा नहीं। वो 4-5 घंटे 6 घंटे जितनी देर के लिए आप जाओगे तो परेशान हो जाएगा। छोटा बच्चा है, वो समझ भी नहीं पाएगा, वो बोल भी नहीं सकता, अभी सिर्फ 5 महीने का है, 6 महीने का। तो वो परेशान हो जाएगा और उसका असर होगा उसके दिमाग पर, उसकी सोच पर। तो आप उसे बता के जाना। मुझे चाचा जी ने कहा कि तुम उसे बता के जाना, उसे बाय करके जाना, चाहे वो कितना भी रोए उस समय, लेकिन उसे पता रहेगा कि मेरी मम्मी जा रही है। उसे बताओ आप कि मैं आऊँगी थोड़ी देर, तब तक आप इनके साथ रहो ऐसे। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी बच्ची से जाते समय पहली बार जब ज्वाइन किया वापस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी। अभी तो मैंने जॉब रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया है 15 साल पढ़ाने के बाद। लेकिन तो मैंने जब ज्वाइन किया दोस्तों, तो जब मैं गई तो जैसे मुझे चाचा जी ने बताया था, तो मैंने उसे प्रॉपरली बाय किया। और मेरी जो एक मौसेरी सास है, वो उनके पास में उसे छोड़ कर जा रही थी। तो मैंने उससे बात की 6 महीने की 5 महीने की बच्ची से कि बेटा मैं अभी जा रही हूँ, मम्मा जा रही है ऑफिस, थोड़ी देर में आएंगी, तब तक आप इनके साथ रहो, खेलो और ये आपका ध्यान रखेंगी, बाय बाय। तो आप यकीन करेंगे दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि उसने मुझे बाय किया। थोड़ी सी वो अनमनी हुई, लेकिन मैंने जैसे चाचा जी ने बताया था कि निकल गई मैं फिर वहाँ से। और थी मैं थोड़ी अनमनी थी कॉलेज में, मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे होगी क्या होगी। और फिर जब मैं वापस आई और मैंने अपनी सास से बात की तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल नहीं रोई, अच्छे से रही। और वही आदत उसमें पड़ गई दोस्तों कि उसे समझ में आ गया कि इस टाइम पे मम्मी जाती हैं और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आती हैं। तो कभी उसने मुझे तकलीफ़ नहीं दी दोस्तों कि रो रही है या ऐसे। और मैं भी कभी भी आज तक मैं जब घर से बाहर जाती हूँ तो आई टेल हर दैट कि आई एम गोइंग फॉर दिस पर्पज़ एंड आई विल बी बैक बाय दिस टाइम, एंड टिल दैट टाइम यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। And she is very her emotional quotient is very high. I am very happy to tell you that, but this is true. तो ये इसी की वजह से कि वो बात। और दूसरी एक और बात बता देती हूँ दोस्तों चलते चलते, कि जब आप अपने छोटे बच्चे की पालना कर रहे हैं, उसे बड़ा कर रहे हैं, तो कई बार बच्चे जिद करते हैं गलत चीज़ों के लिए। तो गलत चीज़ों के लिए जब बच्चे जिद करते हैं तो हमें उन्हें वो जिद उनकी पूरी नहीं करनी है। तो जनरली क्या होता है दोस्तों कि वो रोते हैं, हाथ पैर पटकते हैं और रो के वो ज़िद पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बात, इसका भी क्रेडिट मैं अपने चाचा जी को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझसे और मेरे हस्बैंड से कहा था कि आप कभी भी उसकी ज़िद उसके रोने के बाद पूरी मत करना, चाहे वो कितना भी रोए उसे रोने देना। लेकिन अगर वो रोने लगता है और आप सोचते हैं, उसका रोना देख के आपको तकलीफ़ होती है और आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है ले लो, तो उसके अंदर क्या रिकॉर्डिंग होती है कि मैं अगर रोता हूँ, मैं हाथ पैर पटकता हूँ, ज़िद करता हूँ, तो ये लोग मुझे दे देते हैं। तो वो उसकी आदत बनती जाती है। बजाय इसके अगर वो गलत है, आपने उसे मना किया है, तो फिर आखिरी तक आपको उसे वो नहीं देना है, नहीं करना है वो। तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये गलत है और ये मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है अगर गलत है तो उसकी वो आदत नहीं डेवलप होगी। एंड दैट ऑल्सो हैपेंड, आई हैव डन दैट थिंग एंड दैट ऑल्सो हैज़ हैपेंड। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर माँ मना करती है किसी चीज़ के लिए तो पिता को उनका सपोर्ट करना है, माँ का। और अगर पिता मना करते हैं तो माँ को उनका सपोर्ट करना है। लाइक अगर पिता मना कर रहे हैं तो माँ भी मना ही करे, भले वो चाहते कि दे दे, लेकिन उस समय आप उनका सपोर्ट कीजिए। तो क्या होगा कि दोनों मना कर रहे हैं, तो
वो रिकॉर्डिंग बच्चे में जाएगी कि नहीं, दोनों मना कर रहे हैं, नहीं मिलेगा हमें, गलत है मेरे लिए, तो और दोनों साथ रहेंगे। तो क्या होता है जनरली दोस्तों, नहीं तो फिर और एक गलत आदत डेवलप होती है जो कि बड़े होने के बाद फिर प्रॉब्लमेटिक होती है कि बच्चा क्या करता है कि पिता मना करते हैं तो माँ से मनवा लेता है ना, और माँ मना करती है तो पिता से मनवा लेता है कुछ करके, मतलब इतना इंटेलिजेंस होता है सब में, बच्चों में, ह्यूमन बीइंग में, तो ये आदत उसे पड़ जाती है। तो फिर बड़ा होने के बाद क्या होता है, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो फिर ये आदत रहती कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप उसके बारे में कुछ गलत इसको बता करके आप इससे वो बात मनवा लेते हैं, या आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश करें। तो ये सब पालना की बातें हैं दोस्तों। तो जैसे हम पहले 7 सालों तक जो पालना करेंगे बच्चों की, तो वही आगे चल के उनका व्यक्तित्व बनेगा। तो हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करें, अच्छी बातें सिखाएं उन्हें। और अगर एक बात आपके मन में आ रही होगी कि अब हमारे बच्चे तो 7 साल से बड़े हो गए हैं और वो बड़े हैं, तो दोस्तों संस्कार कभी भी बदले जा सकते हैं, हमें बस थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा धीरज रखिए, संयम रखिए, थोड़ा सा विचार सागर मंथन कीजिए कि हम कैसे कर सकते हैं। हमारे सबके पास वो इंटेलिजेंस है कि हम चीज़ों को बदल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, किसी से विचार विमर्श कीजिए, तो आप बड़े बच्चों की भी आदत बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब 7 साल हो गए तो अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा के संस्कार कभी भी बदल सकते हैं, हम हमारे भी संस्कार बदल सकते हैं, तो बच्चों की क्या बात है। तो आज से शुरुआत करेंगे स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की। तो पसंद आया दोस्तों, आगे हम फिर से बात करेंगे एनलाइटनिंग विद शिव ज्योति पे किसी और नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति, धन्यवाद, सत्यम शिवम सुंदरम।